हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि 8085 से रिलेटेड जो टाइमिंग डायग्राम होते हैं उसको किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। टाइमिंग डायग्राम मींस जैसे ऑपकोड फैच, मशीन साइकिल, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, आईओ रीड, आईओ राइट, मशीन साइकिल के लिए टाइमिंग डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं। तो पहले समझते हैं कि टाइमिंग डायग्राम होता क्या है। देखिए, टाइमिंग डायग्राम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जो ये बताता है कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर माइक्रो प्रोसेसर में क्या चल रहा है, क्या प्रोसेस हो रही है। लाइक माइक्रो प्रोसेसर में रीड ऑपरेशन हो रहा है या राइट हो रहा है। मेमोरी रीड है, ये अगर रीड हो रहा है तो सपोज ये मेमोरी रीड है या आईओ रीड है, या मेमोरी राइट है या आईओ राइट है, या कौन सी मशीन साइकिल एग्जीक्यूट हो रही है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हम टाइमिंग डायग्राम की हेल्प से पता कर सकते हैं। ठीक है। अब हम टाइमिंग डायग्राम डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ एक बेसिक चीज़ें बताऊंगा जो जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो देखिए, होता क्या है, ये माइक्रो प्रोसेसर में जब भी माइक्रो प्रोसेसर ऑपरेशनल कोड को रीड करता है या मेमोरी से कोई डेटा रीड या राइट करता है तो क्या प्रोसेस होती है उसको थोड़ा सा समझते हैं। ये आपके पास 8085 माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक। आपको पता है 8085 माइक्रो प्रोसेसर में A8 टू A15 लाइंस होती हैं। ठीक है। और AD0 टू AD7 लाइंस होती हैं। 8 लाइंस ये हैं। लाइंस मतलब आप मान सकते हैं कि ये कनेक्टिंग वायर्स हैं, बसेज हैं, राइट। तो 8 वायर्स ये हो गए और 8 वायर्स ये हो गए। लेकिन आपको पता होगा कि 8085 में जो एड्रेस बस का साइज होता है वो 16 बिट का होता है। मींस कि मेमोरी में जितने भी एड्रेसेस होते हैं वो सब 16 बिट के होते हैं। तो 16 बिट के आपके पास एड्रेस हो गया, एड्रेस लाइंस हो गई, और 8 बिट की आपके पास डेटा लाइंस। लेकिन अभी आप देखें तो क्या है कि केवल केवल आपके पास 8 लाइंस ये और 8 लाइंस ये, टोटल आपके पास 16 वायर्स हुए। लेकिन रिक्वायर्ड कितने हैं आपके पास? 24। तो इन 16 वायर्स को पहले आप 24 में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए, इस डिब्बे की हेल्प से ये बॉक्स जो बनाया है वो क्या है? एक लैच आईसी है। लैच आईसी का काम क्या है? देखिए, सपोज आपके पास कोई एक एड्रेस है। एड्रेस की हेल्प से माइक्रो प्रोसेसर 16 बिट का एड्रेस है, उसकी हेल्प से माइक्रो प्रोसेसर किसी मेमोरी लोकेशन पे जाके वहां से डेटा को रीड या राइट करना चाहता है। तो क्या होगा कि पहले तो 16 बिट का एड्रेस इन लाइंस पे लोड हो जाएगा। ठीक है। लेकिन जब डेटा को रीड या राइट करना होगा तो यहां पे जो भी लाइंस पे डेटा होगा वो क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा, क्योंकि ये जो नया डेटा आएगा वो इसको चेंज कर देगा, और वो चेंज करेगा तो एड्रेस चेंज हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको जब तक कि पूरा डेटा रीड या राइट नहीं होता मेमोरी से, तब तक आपको जरूरत पड़ती है कि जो लोअर बाइट का जो एड्रेस है उसको आप होल्ड करके रखें जब तक कि ऑपरेशन पूरा नहीं होता। तो उसके लिए ये लैच आईसी आप यूज कर रहे हैं। कैसे यूज करते हैं? जैसे स्टार्टिंग में जो भी लोअर बाइट का जो भी एड्रेस होगा वो यहाँ पे अवेलेबल होगा। ठीक है। तो आप स्टार्टिंग में जब भी कोई ऑपरेशन स्टार्ट होता है तो एएलई सिग्नल की हेल्प से आप इस को एक्टिवेट कर देते हैं। तो जो भी डेटा यहाँ पे होगा वो एज इट इज इसके आउटपुट पे चला जाएगा। ठीक है। और फिर उसके बाद एएलई सिग्नल को आप डीएक्टिवेट कर देते हैं। तो ये जो डेटा है वो होल्ड रहता है, वो चेंज नहीं होता। मीन्स कि इस बॉक्स का काम क्या है कि ये डेटा को होल्ड करके रखता है, उसको चेंज नहीं करता, उसको सेव कर लेता है मेमोरी में। ठीक है ना। कब तक सेव करता है? जब तक कि एएलई सिग्नल की वैल्यू, यहाँ पे कंट्रोल सिग्नल की वैल्यू 0 है। जब मतलब कि अगर यहाँ पे 0 है एएलई की वैल्यू, तो यहाँ पे जो डेटा है वो एज इट इज रहेगा इररेस्पेक्टिव टू दिस वैल्यू। इनपुट पे कुछ भी डेटा हो, कुछ भी चेंज होता रहे, लेकिन आउटपुट पे वो चेंज करके नहीं देगा। चेंज कब होगा? जब एएलई की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है। तो ये हो गया है इस लैच आईसी का काम क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पे 8 8 और ये भी आपके पास 8 लाइंस हो गई। ये जो 8 लाइंस होती हैं उसको बोलते हैं आप A8 टू A15 लाइंस। ये हो जाती हैं आपके पास A0 टू A7 लाइंस, और ये हो जाती हैं आपके पास D0 टू D7 लाइंस। ठीक है। तो आपके पास टोटल 24 लाइंस हो गई। ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब समझते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर में कोई भी ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होता है। जैसे ऑपकोड फैच, ऑपकोड फैच
ऑपकोड फैच जो ऑपरेशन है जिसमें माइक्रो प्रोसेसर ऑपरेशनल कोड को मेमोरी से रीड करके लेके आता है। देखिए, जो भी प्रोग्राम आप स्टोर कराते हैं या एग्जीक्यूट करते हैं तो वो प्रोग्राम माइक्रो प्रोसेसर के अंदर नहीं होता, वो मेमोरी के अंदर होता है। ठीक है, तो मेमोरी में पहले आप डेटा को स्टोर कराएंगे, ठीक है ना। तो जब भी ऑपरेशनल कोड को माइक्रो प्रोसेसर रीड करके लेके आएगा तो उसमें क्या क्या स्टेप्स होता है, क्या उसमें होता है, तो देखते समझते हैं। ये जो ऑपरेशनल कोड है ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर इससे वी कैन से दैट 4 क्लॉक साइकिल्स रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्लॉक साइकिल में फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, सेकंड में क्या होगा, थर्ड में क्या होगा और फोर्थ में क्या होगा। मैंने ऑपकोड फैच मशीन साइकिल इस वजह से सेलेक्ट की है क्योंकि ये बेसिक है। अगर ये समझ आ गई आपको तो बाकी मशीन साइकिल्स तो आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, ये बेस है, राइट। तो देखिए माइक्रो प्रोसेसर चाह रहा है कि क्या, सपोज यहाँ पे प्रोग्राम काउंटर में कोई डेटा है लाइक 5012। माइक्रो प्रोसेसर चाहता है कि 5012H एड्रेस पे जो ऑपरेशनल कोड है वो रीड होके आए। तो पहले स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट क्लॉक साइकिल में क्या होगा, पहले सेकंड में क्या होगा, पहले क्लॉक साइकिल में क्या होगा कि ये जो डेटा है वो डेटा एज इट इज डेटा एड्रेस बस पे लोड हो जाएगा और लैच के थ्रू यहाँ पे चला जाएगा। कैसे, पहली वाली टी साइकिल में फर्स्ट टी स्टेट में क्या होगा कि जो 50 क्या है ये हायर बाइट डेटा, तो हायर बाइट डेटा यहाँ पे आ जाएगा 50H। जो लोअर बाइट का डेटा है वो यहाँ पे आ जाएगा 12H, 12H यहाँ पे, तो ये भी 12H हो जाएगा। अब माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, पहले टी स्टेट में ही ALE की वैल्यू को 1 कर देगा। ये 1 हो गया तो मतलब ये एक्टिव हो गया। अब जो भी इनपुट है वो आउटपुट पे एज इट इज अपीयर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या चला गया 12H। ठीक है, अब माइक्रो प्रोसेसर ये हो गया लोडिंग ऑफ एड्रेस, ठीक है ना। और याद रखिएगा इसी फर्स्ट स्टेप में ALE की वैल्यू हमें क्या करनी है 1। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप चाह रहे हैं क्या कि ये जो एड्रेस है लोअर बाइट का वो लैच हो जाए इस लैच IC की हेल्प से और इसका आउटपुट में जाके होल्ड हो जाए, ये अब चेंज नहीं होना चाहिए। तो ALE की वैल्यू 1 होगी। तो पहले स्टेप में फर्स्ट स्टेट में माइक्रो प्रोसेसर यही करता है। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में क्या होगा कि माइक्रो प्रोसेसर के पास ये एड्रेस चला गया, ये 5012, इसकी हेल्प से ये मेमोरी से जो लाइंस कनेक्ट हैं इसकी हेल्प से सर्च करेगा कि भाई ये एड्रेस वाला लोकेशन कहाँ पे है, कौन सा एड्रेस, ये एड्रेस 5012H। ठीक है ना, तो इसमें बहुत सारी लोकेशंस हैं, उसमें वो सर्च करेगा। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे एक डिकोडर होता है, ठीक है ना, तो उसकी हेल्प से वो सर्च करेगा तो उसको ये लोकेशन मिल जाएगी। ठीक है ना, अब माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, इस सर्च करने के बाद माइक्रो प्रोसेसर बोलेगा अब भाई इस डेटा को हमें रीड करना है। तो रीड करने के लिए कैसे रीड करेगा, माइक्रो प्रोसेसर सेकेंड टी स्टेट में RD बार सिग्नल को एक्टिवेट कर देगा। एक्टिवेट, जैसे ही ये एक्टिवेट होगा, ठीक है, तो यहाँ पे सिग्नल जाएगा क्या कि ये जो डेटा है 35 जाके कहाँ पे सेव हो जाए, लोड हो जाए डेटा बस पे। तो अब यहाँ पे 12H नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा 35H। इस टाइम पे भी यहाँ पे 12H होल्ड है, डेटा होल्ड है ये वाला लोअर ऑर्डर एड्रेस। अब इससे इसमें कोई भी कोलिजन नहीं होगा, यहाँ पे डेटा करप्ट नहीं होगा, ये डेटा एज इट इज यहाँ पे 35 चला जाएगा। मैंने आपको बताया था कि जब ALE की वैल्यू 0 होगी यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ भी चेंज हो यहाँ आउटपुट पे चेंज नहीं होगा, तो 35 यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो सेकेंड टी स्टेट में क्या होगा कि जो आपके पास जो डेटा है मेमोरी से माइक्रो प्रोसेसर RD बार सिग्नल को एक्टिवेट करेगा। ठीक है, और उसके बाद जो डेटा है मेमोरी से डेटा लाइंस पे आ जाएगा। ठीक है ना, थर्ड टी स्टेट में क्या होगा, RD बार सिग्नल डीएक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है ना, डीएक्टिवेट हो जाएगा डेटा लोड होने के बाद, प्लस ये जो डेटा है ये चला जाएगा माइक्रो प्रोसेसर के इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। ठीक है, तो ये काम हो जाएगा तीसरी टी स्टेट में। अब फोर्थ टी स्टेट में क्या होगा, माइक्रो प्रोसेसर इस डेटा को जो यहाँ पे 35H रजिस्टर में आया है उसको वो डिकोड करेगा
और डिकोड करने के बाद जो भी इंटरनल ऑपरेशन उससे रिलेटेड होंगे तो वो उसको परफॉर्म करके उस इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करेगा, फिनिश करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रोसेस होती है। फोर्थ में क्या करेगा, वो इंटरनल ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये मैंने स्टोरी बता दी आपको कि ऑपरेशनल कोड फैच मशीन साइकिल, ऑपकोड फैच मशीन साइकिल में क्या क्या ऑपरेशन हो रहा है, क्यों हमें आईसी चाहिए, कहाँ एएलई सिग्नल एक्टिव होगा। ठीक है, इस तरीके से ये होगी कहानी किसकी, ऑपकोड फैच की। ये आपको लॉजिक, ये कहानी आपको क्लियर होनी चाहिए जब भी आप ऑपकोड फैच मशीन साइकिल या कोई भी मशीन साइकिल को आप रीड या राइट कर पाओगे या उसके लिए टाइमिंग डायग्राम ड्रॉ कर पाओगे। राइट, ठीक। अब इसके बाद समझते हैं कि इस पर्टिकुलर टाइमिंग डायग्राम में मैंने आपको बताया कि ये रिप्रेजेंट करता है कि माइक्रो प्रोसेसर में किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। तो वो किसकी हेल्प से होता है, वो सेट ऑफ सिग्नल्स की हेल्प से होता है। कौन कौन से सिग्नल्स होते हैं, तो समझते हैं। पहला सिग्नल होता है क्लॉक सिग्नल। क्लॉक सिग्नल क्या होता है, इस तरीके का एक सिग्नल है। ठीक है, ये मैंने प्रैक्टिकल केस बता दिया। लेकिन ये जैसे मैंने बताया ट्रांजिशन, जैसे लॉजिक 0 से 1 पे जा रहा है तुरंत जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकल केस में जो क्लॉक साइकिल होती है वो इस तरीके की होती है। ठीक है, ये जो है ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि लॉजिक 0 से 1 पे जाने पे या 1 से 0 आने में कुछ टाइम लगेगा। ठीक है ना, ये 0 नहीं होता, ये फाइनाइट, ये बहुत कम टाइम होता है, लेकिन इस तरीके से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये प्रैक्टिकल केस है क्लॉक सिग्नल के लिए। अब आप पूछ सकते हैं कि क्लॉक सिग्नल की रिक्वायरमेंट क्या है। देखिए, क्लॉक सिग्नल की रिक्वायरमेंट नेसेसिटी उतनी ही है जितना, जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे एक एग्जांपल लेता हूं कि जैसे ग्रुप डांस है। तो ग्रुप डांस में क्या होता है कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो सब एक सिंक्रोनाइज वे में डांस करते हैं, स्टेप्स लेते हैं। जो उनका मूवमेंट होता है, ठीक है ना, हाथ का, पैर का, सबका, पूरी बॉडी का जो मूवमेंट होता है वो एक सिंक्रोनाइज वे में होता है। ठीक है, तो वो पॉसिबल होता है केवल और केवल म्यूजिक की हेल्प से। ठीक है ना, अगर म्यूजिक नहीं होगा तो वो सिंक्रोनाइज वे में उतना अच्छे से डांस नहीं कर पाएंगे। तो जितनी जरूरत वहाँ म्यूजिक में म्यूजिक की होती है ग्रुप डांस में, उतनी ही रिक्वायरमेंट यहाँ पे उतना ही रोल होता है क्लॉक सिग्नल का, जो भी माइक्रो प्रोसेसर में एक्टिविटी होती हैं। ठीक है, तो जितने भी टास्क हो रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर में, जितने भी ऑपरेशन हो रहे हैं, सब में जो रेफरेंस सिग्नल होता है वो होता है क्लॉक सिग्नल। क्लॉक एक स्क्वायर वेव फॉर्म होती है। ठीक है ना, इसी के बेसिस पे माइक्रो प्रोसेसर में जितनी भी एक्टिविटी होती है वो सब एक सिंक्रोनाइज वे में हो पाती हैं। राइट, अच्छा, इसी क्लॉक साइकिल का जो एक टाइम पीरियड होता है उसको बोलते हैं 1T स्टेट। 1T स्टेट क्या होता है, जैसे सपोज माइक्रो प्रोसेसर ऑपरेट कर रहा है 1 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है ना, ये क्या है फ्रीक्वेंसी, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 1/f 1/1 इंटू 10⁻6, दैट इज क्या हो जाएगा 1 माइक्रो सेकेंड। तो इसकी जो टाइमिंग हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 1 माइक्रो सेकेंड। ठीक है, तो एक टी स्टेट किसके इक्वल होगी 1 माइक्रो सेकेंड की। तो आपको पता है कि ये तो हो गया एक बेसिक, ठीक है ना, जिसके टर्म्स में हम बताएंगे कि कितना टाइम लगा। ठीक, अब माइक्रो प्रोसेसर को किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या होता है कि माइक्रो प्रोसेसर को बाहर जाके, मतलब कि एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइस जिसमें कि इनपुट आउटपुट डिवाइस भी होती हैं और मेमोरी भी होती है, वहाँ से डेटा को कम्युनिकेट करना होता है, डेटा को रीड करना होता है या डेटा को राइट करना होता है। तो जितने भी ऑपरेशन मैंने बताया, जैसे मेमोरी से रीड करना, मेमोरी से राइट करना, इनपुट आउटपुट से रीड करना, इनपुट आउटपुट से राइट करना, या ऑपकोड रीड करना, ऑपकोड फैच जिसे बोलते हैं, ये 5 क्या हैं आपके पास बेसिक ऑपरेशन जिसकी हेल्प से माइक्रो प्रोसेसर किसी भी इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करता है। हो सकता है केवल ऑपकोड फैच से ही काम हो जाए, किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में एक मशीन साइकिल तो लगेगी, उसको बोलते हैं ऑपकोड फैच। ठीक है, हो सकता है कि वो जो टास्क है माइक्रो प्रोसेसर को, जो टास्क मिला, हो सकता है वो कि एक मशीन साइकिल दैट इज ऑपकोड फैच में कंप्लीट हो जाए, हो सकता है कि उसके लिए 2 मशीन साइकिल लगें, ऑपकोड फैच प्लस मेमोरी रीड। ठीक है ना, तो वो डिपेंड करता है कि इंस्ट्रक्शन में कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, क्या उसमें टास्क प्रोवाइड किया गया है माइक्रो प्रोसेसर को।
अच्छा, ये बता दिया मैंने क्लॉक सिग्नल के लिए। इसी तरीके से और भी सिग्नल्स होते हैं, क्या क्या होते हैं, A8 टू A15 लाइन्स होती हैं, AD0 टू AD7 लाइन्स होती हैं, ठीक है ना। RD बार सिग्नल होता है, WR बार सिग्नल होता है, ALE होता है, और IO/M बार होता है, S0 एंड S1, ठीक है। ये सारे सिग्नल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं कि किस तरीके से इनमें वेरिएशन होगा, ठीक। अब देखिए, जो सिंगल सिग्नल होगा उसमें तो आप बता सकते हैं कि इस तरीके से वेरिएशन होगा, या तो लॉजिक 0, ये लॉजिक क्या है 0, और ये लॉजिक क्या है 1, लॉजिक 1, ठीक। तो सिंगल लाइन को तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक। लेकिन सपोज आपके पास क्या है, आपको सपोज A8 टू A15 लाइन्स को रिप्रेजेंट करना है, तो एक तरीका है कि 8 सिग्नल्स अलग अलग बनाइए, 8 सिग्नल्स ये हो जाएंगे, 8 लाइन्स ये हो जाएंगी, तो बहुत ज़्यादा लेंदी आपके पास डायग्राम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें हो जाएंगी। तो आपने रिड्यूस करने के लिए कॉम्प्लेक्सिटी को क्या किया कि 8 वायर्स को या 8 लाइन्स को एक साथ रिप्रेजेंट किया। तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए 8 लाइन्स में ग्रुप ऑफ लाइन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हो सकता है इन द स्टार्टिंग उसकी वैल्यू 0 हो लॉजिक, ठीक है ना, फिर उसके बाद उसकी वैल्यू हो जाए क्या 1, ठीक है ना। तो कुछ लाइन्स होंगी जिनकी वैल्यू 0 से 1 चेंज होगी, ठीक है। कुछ लाइन्स होंगी, कुछ वायर्स होंगे, सिग्नल्स होंगे जिसकी वैल्यू 1 से 0 चेंज होगी, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ वायर्स में हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो ड्यूरेशन है, ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये बताता है स्टेट चेंज को, स्टेट चेंज, इसमें स्टेट चेंज हो रही है, और ये जो ड्यूरेशन है ये बताता है कांस्टेंट, मतलब यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं हो रहा, ठीक। ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद एक चीज़ और, फिर उसके बाद आते हैं टाइमिंग डायग्राम पे। ऑपकोड फैच की मशीन साइकिल की टाइमिंग डायग्राम क्या होगी, उससे पहले समझते हैं क्या कि IO/M बार, IO/M बार, S0, S1 और S0, ये तीनों क्या है, स्टेटस सिग्नल, स्टेटस सिग्नल, और ये बताते हैं कि माइक्रोप्रोसेसर में कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेशन। ये चीज़ आपको टेबल याद रहनी चाहिए, ठीक है, एग्जाम में अलग से पूछी जा सकती है। क्या, देखिए ऑपरेशन क्या क्या होते हैं माइक्रो प्रोसेसर में, एक होता है आपके पास मेमोरी रीड, एक होता है मेमोरी राइट, एक होता है IO रीड, एक होता है IO राइट, और एक होता है ऑपकोड फैच। ये सब क्या है, ऑपरेशन या मशीन साइकिल्स। अब बहुत से लोग इसकी टेबल याद करते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत सिंपल सा तरीका बताऊंगा जिससे आप कभी नहीं भूलोगे, राइट। देखिए IO/M बार की वैल्यू तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये खुद बता देगा कि इसकी वैल्यू 0 है या 1। कैसे, अगर मेमोरी से रिलेटेड ऑपरेशन है तो मेमोरी के लिए क्या बता रहा है, M बार। M बार क्या है, एक्टिव लो सिग्नल। अगर मेमोरी से रिलेटेड कोई ऑपरेशन है तो उसके लिए इस सिग्नल की वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि M बार है, एक्टिव लो मतलब 0। तो यहाँ पे मेमोरी रीड है, यहाँ क्या है, मेमोरी रीड तो 0 हो गया, मेमोरी राइट मेमोरी से रिलेटेड मतलब 0, IO रीड इनपुट आउटपुट से रिलेटेड, IO के लिए क्या है 1, तो 1 आ जाएगा, IO राइट के लिए 1। ऑपकोड फैच में भी माइक्रोप्रोसेसर मेमोरी से डेटा रीड करता है, लेकिन ये स्पेशल टाइप ऑफ डेटा है जिसको माइक्रोप्रोसेसर डिकोड भी करता है, ठीक है। तो मेमोरी से रिलेटेड ऑपरेशन है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा 0, ठीक है। इतना आपको याद हो गया, ठीक, समझ लिया आपने। अब देखिए S0 S1 की वैल्यू कैसे डिसाइड करते हैं। देखिए रीड ऑपरेशन, जब भी रीड ऑपरेशन की बात करेंगे, ऑपकोड फैच में भी रीड होता है, ठीक है ना, लेकिन अभी हम रीड की बात कर रहे हैं, मेमोरी रीड या IO रीड में। तो रीड में क्या होगा, जो भी सफिक्स है उसको हम रीड करेंगे, ठीक है ना। S1 में 1 है तो रीड किया हमने, वही वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी, 1 है तो 1, 0 है तो 0, ठीक है ना। IO रीड में भी S1 की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 0, ठीक है। राइट में क्या होगा, जस्ट इसका रिवर्स, राइट में क्या होगा, जस्ट इसका रिवर्स, 1 का 0 हो जाएगा, यहाँ 1 लिखा है तो 0, और 0 है तो 1। आपको अगर एक कंडीशन याद है तो दूसरी कंडीशन उसके जस्ट रिवर्स होगी, ठीक है, 0 1। ऑपकोड फैच, ऑपकोड फैच में स्पेशल टाइप ऑफ डेटा आ रहा है, तो इसमें स्पेशल टाइप ऑफ वैल्यू भी होगी S0 S1 की, दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी 1 1, ठीक है। तो ये टेबल आपको याद होनी चाहिए, इसका हम यूज़ करते हैं
मशीन साइकिल ड्रॉ करने में, टाइमिंग डायग्राम ड्रॉ करने में। ठीक है, तो ये मैंने टेबल बता दी। अब देखते हैं ऑपकोड फैच मशीन साइकिल क्या होती है, किस तरीके से हम उसे ड्रॉ करते हैं। तो देखिए ऑपकोड फैच मशीन साइकिल, पहला हम पढ़ेंगे ऑपकोड फैच मशीन साइकिल। एक मिनट वेट कीजिए। देखिए समझते हैं ऑपकोड फैच मशीन साइकिल का टाइमिंग डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे। पहली बात, ऑपकोड फैच मशीन साइकिल के टाइमिंग डायग्राम में 40 स्टेट्स यूज़ होती हैं मैक्सिमम केसेस में, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी हैं जिसमें 60 स्टेट्स यूज़ होती हैं। तो आप केवल 40 वाला टाइमिंग डायग्राम ही ड्रॉ करेंगे, राइट। टी स्टेट मतलब कि क्लॉक साइकिल, तो क्लॉक साइकिल हमें चाहिए, राइट। तो ये पहला सिग्नल क्या हो जाता है, क्लॉक। एक टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं, टी स्टेट। तो ये पहला क्लॉक साइकिल, तो T1 स्टेट, T2 स्टेट, T3 एंड T4 स्टेट। ठीक, इसके बाद देखिए क्लॉक साइकिल ये तो कॉमन रहेगा। अब देखिए हम ड्रॉ करते हैं क्या, A8 टू A15 लाइन्स, A8 टू A15 लाइन्स। अब जो मैंने बताया था वो याद कीजिए। जब भी माइक्रो प्रोसेसर कोई भी मशीन साइकिल स्टार्ट करता है तो वो एक नए एड्रेस पे जाता है। ठीक है, जैसे माइक्रो प्रोसेसर, सपोज आप मार्केट में कहीं जा रहे हैं तो सबसे पहले किसी भी शॉप से आपको कुछ भी परचेज करना है तो आपको उसका एड्रेस चाहिए। तो माइक्रो प्रोसेसर को भी पहले स्टेप में क्या करना होता है, एड्रेस को लोड करना होता है, और हर बार हो सकता है कि कोई नया एड्रेस हो। तो पहला टी स्टेट जो होगा उसमें सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले A8 टू A15 लाइन्स की वैल्यू को चेंज करना होगा। तो यहाँ पे आप क्रॉस ओवर लगा दिया आपने, यहाँ पे मतलब क्रॉस। ठीक है, इसके बाद ये आपके पास कांस्टेंट हो जाएगा। तो जब भी क्लॉक साइकिल, जब भी एक नई मशीन साइकिल स्टार्ट होगी तो उसमें क्या होगा, A8 टू A15 लाइन्स पे एड्रेस लोड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो एड्रेस लोड होगा, क्योंकि ये तो यूनिडायरेक्शनल है, कोई मल्टीप्लेक्सिंग नहीं है, तो पहले 3 स्टेट के लिए A8 टू A15 लाइन्स की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। क्या रहेगी, यहाँ पे क्या डेटा आएगा, यहाँ पे डेटा आएगा हायर ऑर्डर एड्रेस। कहां से आएगा ये, किसके इक्वल रहता है, PCH के, हायर बाइट ऑफ प्रोग्राम काउंटर की। ठीक, अच्छा इसी पर्टिकुलर पहले वाले क्लॉक साइकिल में ही क्या होगा, AD0 टू AD7 लाइन्स पे भी डेटा लोड होगा, एड्रेस लोड होगा। ठीक, ये एड्रेस लोड हुआ, यहां पे क्या एड्रेस लोड होगा, लोअर ऑर्डर एड्रेस। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ये क्या है, PCL। जैसे मैंने अभी आपको बताया था जो डेटा एड्रेस क्या था, 5012, तो 50 आ जाएगा यहाँ पे और 12H आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसी पहले स्टेप में ही माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, ALE सिग्नल को एक्टिवेट कर देगा। तो यहाँ पे ALE सिग्नल क्या हो जाएगी, 1। ALE सिग्नल की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, 1। ये क्या आपके पास ALE सिग्नल। इस ड्यूरेशन में क्या होगा, ये जो डेटा होगा वो उस लैच आईसी में जाएगा और डेटा होल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ALE सिग्नल के लिए तो सबसे सिंपल है कि हर एक मशीन साइकिल में इसकी वैल्यू, इसकी शेप एज इट इज़ रहेगी। मतलब पहले क्लॉक साइकिल में इसकी वैल्यू 1 रहेगी, बाकी में 0, ये सब में कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम स्टेटस सिग्नल्स की। कौन कौन सा, IO/M बार, S0, S1। इन तीनों को हम एक साथ ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो हम जब भी मशीन साइकिल नहीं स्टार्ट होगी तो उस मशीन साइकिल के अकॉर्डिंग यहाँ पे इन 3 सिग्नल्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्या क्या हो जाएगी, जैसे IO/M बार की अगर आउटपुट फैच है तो मेमोरी से रिलेटेड है तो 0, S0 1 एंड S1 1। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पे नोट कर लिया। अब क्या होगा, माइक्रो प्रोसेसर इस एड्रेस की हेल्प से, ये एड्रेस लैच हो गया, ठीक है ना, एड्रेस की हेल्प से माइक्रो प्रोसेसर एक मेमोरी लोकेशन सेलेक्ट करेगा। इतना टाइम लग गया उसको, ठीक है ना, ये हाई इम्पीडेंस स्टेज आप बोल सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद उस मेमोरी लोकेशन को सेलेक्ट करने के बाद कौन सी, 5012 माइक्रो प्रोसेसर RD बार सिग्नल को एक्टिवेट करेगा। RD बार सिग्नल स्टार्टिंग में क्या होगा, 1। ये क्या है, लॉजिक 1, ठीक 1। अब इस टाइम ड्यूरेशन पे, इस इंस्टेंट पे क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू
0 हो जाएगी। 0 मतलब कि ये एक्टिवेट हो गया, ठीक है, ये एक्टिवेट हो गया। इतने ड्यूरेशन में एक्टिवेट हुआ, तो इतने ड्यूरेशन में ही जो डेटा होगा मेमोरी से वो यहाँ पे लोड हो जाएगा, ठीक है ना। ये दोनों मैच करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप कोड आ जाएगा। जैसे उस एग्जांपल में 35H था, तो 35H यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद जैसे ही डेटा लोड हो गया, तो यहाँ पे आरडी बार सिग्नल को माइक्रोप्रोसेसर हटा लेगा, डीएक्टिवेट कर देगा, मतलब कि 1 कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये डेटा माइक्रो प्रोसेसर के पास चला गया, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में चला गया, ठीक है। और WR बार सिग्नल की वैल्यू क्या रहेगी, इसकी वैल्यू हमेशा 1 रहेगी। क्यों? क्योंकि ये तो एक्टिव हुआ ही नहीं, ये तो सिग्नल एक्टिव हुआ ही नहीं, क्योंकि रीड ऑपरेशन है, तो ये केवल ये सिग्नल आरडी बार सिग्नल एक्टिव होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी और तीसरी में क्या हो जाएगा, डेटा लोड हो जाएगा डेटा बस पे और माइक्रो प्रोसेसर के अंदर चला जाएगा, ठीक है ना, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में चला जाएगा। अब इसके बाद जो लास्ट टी स्टेट बचेगी, ठीक है, इसमें क्या होगा कि ये जो लाइंस होंगी वो अनस्पेसिफाइड होंगी, मतलब कि कुछ भी डेटा हो सकता है यहाँ पे, अनस्पेसिफाइडेड। और यहाँ पे जो डेटा होगा वो भी क्या होगा, अनस्पेसिफाइड। तो कहने का मतलब क्या है कि जो ALE सिग्नल है वो पहले क्लॉक में 1 रहेगा, उसके बाद उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आपके पास सिनेरियो रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया ऑपकोड फैच मशीन साइकिल। इतना समझ आया, ठीक। तो देखिए, ये अगर ऑपकोड फैच मशीन साइकिल समझ आ गई तो आपको बाकी इस मशीन साइकिल भी आराम से समझ में आ जाएगी। कैसे, देखिए, अब ये डायग्राम ड्रॉ करने का इसमें कुछ नहीं, देखिए आरडी बार सिग्नल एक्टिव हो गया टाइम पे, फिर डीएक्टिवेट कर दिया आपने, काम खत्म उसका, तो इसका भी आरडी बार सिग्नल को 0 कर दिया, 1 कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं क्या कि ऑपकोड फैच मशीन साइकिल के से ही हम मेमोरी रीड मशीन साइकिल कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। तो अब देखते हैं मेमोरी रीड मशीन साइकिल। मेमोरी रीड मशीन साइकिल, ऑपकोड के अलावा जितनी मशीन साइकिल है, ऑपकोड फैच मेमोरी रीड, ऑपकोड फैच के अलावा मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, आईओ रीड, आईओ राइट, सब में 3T स्टेट यूज होती हैं और हमेशा 3T स्टेट ही यूज होती हैं। तो पहली बात आपने क्या किया कि इसमें से ये पार्ट निकाल दिया, ठीक है, ये पार्ट आपने रिमूव कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं कि इसमें देखो क्या चेंज हो रहा है, ठीक है। बहुत माइन्यूट चेंज होंगे। क्या होगा, देखिए, मेमोरी रीड में क्या होगा, वो उसमें भी डेटा रीड हो रहा है मेमोरी से, ठीक। तो उसमें डिकोडिंग नहीं होती, बस केवल मेमोरी में मेमोरी से डेटा रीड होता है। तो देखिए, क्लॉक सिग्नल आपने 3T स्टेट बना ली, A8 to A15 लाइन्स, हायर ऑर्डर एड्रेस, इस तरीके, इसमें भी इसी तरीके से डेटा एड्रेस लोड होगा, 50 यहाँ आ जाएगा, फिर 12 यहाँ आ जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं। यहाँ पे ऑपकोड की जगह क्या आएगा, यहाँ पे आएगा डेटा फ्रॉम मेमोरी, जिसकी डिकोडिंग नहीं होनी है। जैसे आपको कोई डेटा ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो वो वाला डेटा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑपकोड की जगह डेटा फ्रॉम मेमोरी। ALE सिग्नल एज इट इज रहेगा, IO/M बार इसकी शेप यही रहेगी, लेकिन इसमें जैसे टेबल में मैंने आपको बताया था उस तरीके से इनकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। कैसे, IO/M बार की वैल्यू तो 0 रहेगी, S0 की वैल्यू रीड ऑपरेशन है तो 0 को रीड करेंगे और वही लिखेंगे 0, ठीक है। S1 की वैल्यू 1। RD बार सिग्नल ही एक्टिव होगा, इसी तरीके से एक्टिव होगा, तो डेटा लोड हो जाएगा डेटा बस पे, कहाँ से, मेमोरी से। और WR बार सिग्नल इस केस में भी इनएक्टिव रहेगा, मतलब हमेशा इसकी वैल्यू 1 रहेगी, ठीक है। तो ये टाइमिंग डायग्राम देखिए, कोई चेंज नहीं किया, यहाँ पे हल्का चेंज किया हमने, बाकी, और एक यहाँ पे चेंज किया, बाकी टाइमिंग डायग्राम इसका ये रहेगा। अलग से याद करने की जरूरत नहीं, केवल ऑपकोड फैच याद है तो बाकी सारी मशीन साइकिल आपको याद है। तो ये हो गया मेमोरी रीड मशीन साइकिल का टाइमिंग डायग्राम। अब देखते हैं मेमोरी रीड के बाद मेमोरी राइट। मेमोरी राइट, मेमोरी राइट में इसमें कोई चेंज होगा नहीं। A8 to A15 लाइन्स, यहाँ पे कोई चेंज होगा नहीं।
AD0 to AD79 लोअर ऑर्डर एड्रेस इसी तरीके से लोड होगा, माइक्रो प्रोसेसर जाएगा। अब डेटा फ्रॉम मेमोरी की जगह लिखेंगे डेटा टू मेमोरी, क्योंकि डेटा माइक्रो प्रोसेसर से जाएगा और मेमोरी की किसी एक लोकेशन में जाके स्टोर हो जाएगा, तो डेटा टू मेमोरी। तो यहाँ पे हल्का चेंज हुआ। ALE की वैल्यू हमेशा यही रहेगी चाहे कोई भी मशीन साइकिल हो। IO/M/S0/S1। अब यहाँ पे क्या होगा, मेमोरी से रिलेटेड है, ये तो चेंज नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे चेंज हो जाएगा, जस्ट रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स हो जाएगा मतलब यहाँ पे लिख दीजिए आप 1, यहाँ पे लिख दीजिए आप 0, ठीक है, या इन दोनों वैल्यू को चेंज कर दीजिए। अब यहाँ पे RD बार सिग्नल नहीं होगा, कौन सा होगा यहाँ पे, WR बार सिग्नल, जिसका कि माइक्रो प्रोसेसर यूज करेगा, बीच में एक्टिवेट करेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, RD बार सिग्नल। RD बार इस मशीन साइकिल में हमेशा क्या रहेगा, डीएक्टिवेटेड फॉर्म में रहेगा, हमेशा 1 रहेगा। तो ये मशीन साइकिल हो गई किसके लिए, मेमोरी राइट के लिए। तो ये देखिए यहाँ भी हमने बहुत माइन्यूट चेंज किया, क्या, RD बार WR बार को चेंज कर दिया। एक हमने स्टेटस सिग्नल के अकॉर्डिंग जो आपकी टेबल थी उसके अकॉर्डिंग इनकी वैल्यू रख दी, और यहाँ डेटा टू मेमोरी हो गया। तो ये भी बहुत सिंपल है। अब देखते हैं रिमेनिंग 2 मशीन साइकिल, IO रीड एंड IO राइट। तो पहले देखते हैं IO राइट। IO राइट मशीन साइकिल, IO राइट मशीन साइकिल, इसमें भी 3 T स्टेट है। अब यहाँ पे जो हायर ऑर्डर एड्रेस हमने लिखा है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पोर्ट का एड्रेस। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, पोर्ट का एड्रेस। यहाँ 16 बिट का एड्रेस नहीं होता, यहाँ पे 8 बिट का होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे पोर्ट एड्रेस, और यहाँ भी क्या लिखेंगे, पोर्ट एड्रेस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, डेटा टू मेमोरी नहीं जा रहा है, कहाँ जा रहा है, इनपुट आउटपुट डिवाइस पे, तो डेटा टू क्या हो जाएगा, IO डिवाइस, डेटा टू IO डिवाइस। ALE सिग्नल एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे देखिए मेमोरी से रिलेटेड नहीं है, ये क्या है, IO डिवाइस से रिलेटेड, तो 1 आ जाएगा। राइट है तो ये सीक्वेंस यही रहेगा, राइट सिग्नल ही एक्टिवेट रहेगा और RD बार सिग्नल यही रहेगा, बस सिंपल है। तो ये हो गया IO राइट मशीन साइकिल के लिए टाइमिंग डायग्राम। अब लास्ट देखते हैं क्या, अब आप बना सकते हैं, खुद ही बना सकते हैं लॉजिक से, इतना मैंने बता दिया आपको, लेकिन फिर भी जिनके समझ में नहीं आया वो एक बार और देखिए क्या, कि IO रीड मशीन साइकिल कैसे ड्रॉ करेंगे। IO रीड, अब बताइए आप क्या क्या चेंज होगा, ये एज इट इज रहेगा, ये एज इट इज रहेगा, ये एज इट इज रहेगा, केवल यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेटा टू की जगह डेटा फ्रॉम, ठीक है, डेटा फ्रॉम IO डिवाइस रीड कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है IO डिवाइस से माइक्रो प्रोसेसर के लिए जाएगा डेटा, तो डेटा फ्रॉम कहाँ से आ रहा है, हम हमेशा यहाँ किसके रेस्पेक्ट में लिखते हैं, माइक्रो प्रोसेसर के रेस्पेक्ट में, तो डेटा फ्रॉम IO डिवाइस आ रहा है माइक्रो प्रोसेसर के पास। ALE सिग्नल की वैल्यू 1 रहेगी, IO/M बार की वैल्यू 1 रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि ये रीड ऑपरेशन है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी सफिक्स है उसको रीड करेंगे, 1 है तो 1 और 0 है तो 0, ठीक है। रीड है तो रीड लिखेंगे, रीड वाला एक्टिव होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, RD बार, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, WR। तो ये हो जाएगा IO रीड मशीन साइकिल के लिए टाइमिंग डायग्राम, ठीक है। इन सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है ऑपकोड फैच मशीन साइकिल का टाइमिंग डायग्राम, जो एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, राइट। सो आई थिंक आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से हम टाइमिंग डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक। ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग केयरफुली, थैंक यू।